तो दोस्तों, निर्देशन पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है और ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसमें आप नेतृत्व यानी जो लीडरशिप है उसके बारे में जानोगे मुझसे। और याद रखना, इसकी 3 स्टाइल होती है, 3 शैलियाँ होती हैं जो कि पेपर में मैक्सिमम पूछी जाती है, कोई भी एक आ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आपका नेतृत्व है, यानी लीडरशिप होता क्या है। तो हमने कहा नेतृत्व से अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है, यानी दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से ताकि वे वही करे जो नेता चाहे। तो लीडरशिप होता क्या है, देखो आपने देखा होगा। ठीक है, लीडर यानी नेता हो गया। तो लीडर के अंदर एक ऐसी स्टाइल होती है जिसको हम लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं, जिसपे वो ना अगले वाले को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर देता है, इस तरह से प्रभावित कर देता है ताकि वो वही करे जो नेता चाहे। नेता जो बोलता है वो वही करता है, होता नहीं होता। तो उसने बोला लीडरशिप क्या है, इसने बोला नेतृत्व से अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वे वही करे जो नेता चाहे। और नेता होता कौन है, नेता उस से अभिप्राय उस व्यक्ति से है, नेता से अभिप्राय उस व्यक्ति से जो दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता रखता है। नेता कौन है, नेता वो व्यक्ति है जो दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता रखता है। बेटा लीडर हर कोई नहीं बनता, ठीक है ना। लीडर वही बन सकता है जो दूसरों को ना प्रभावित कर सके, दूसरों को इस तरह से मोटिवेट कर सके, इस तरह से मतलब प्रभावित कर सके कि वो वही करे जो नेता बोले, होता नहीं था। बिल्कुल माइंड इस तरह से डाइवर्ट कर देना दूसरों का। तो उसने बोला नेतृत्व क्या है, नेतृत्व से अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से ताकि वे वही करे जो नेता चाहे। और नेता क्या है, नेता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता रखता है। 2 डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, ठीक है ना। नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ में। उसके बाद अगली चीज है आपके पास कि नेतृत्व की विशेषताएं क्या है। तो हमने बोला नेतृत्व की विशेषताएं देखो क्या है, यह किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। ये क्या बताता है, किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को बताता है कि एक व्यक्ति दूसरों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, तो उसकी जो योग्यता होता है उसको बताता है नेतृत्व। नंबर 2, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं सतत प्रक्रिया है, ठीक है ना। यह संगठन या संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या होता है, सहायक होता है। 3 पॉइंट देखो, नेतृत्व की विशेषताएं क्या है। पहला, यह किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। नंबर 2, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यह सतत प्रक्रिया है, यानी एक बार कर दिया आपने मोटिवेट काम नहीं चलेगा बेटा, आपको बार बार करना पड़ेगा। उसके अलावा यह संगठन ऑब्लिक संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। ये क्या है, संगठन बोलो या संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। तो हमने 3 पॉइंट अच्छे से कवर करे। उसके बाद इसने बोला यह दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन, यानी दूसरों का जो बिहेवियर है ना उसमें चेंज ले आता है। ये तो दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। और नेतृत्व जो होता है वो नेता तथा अनुयायियों का मतलब होता है फॉलोवर्स, यानी जो नेता के जो फॉलोवर होते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, के मध्य पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। तो 5 पॉइंट मैंने लिखे हुए। पहला कि यह किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व तब तक करा जाता है जब तक कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त ना कर ले, ठीक है ना। तो ये सतत प्रक्रिया बेटा चलती रहेगी, ठीक है ना। उसके अलावा यह संगठन और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है या लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। ये दूसरों के व्यवहार में यानी बिहेवियर में चेंज ले आता है, तो उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। और नेतृत्व नेता तथा अनुयायियों के बीच या अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है, यानी जो नेता होते हैं जो फॉलोअर होते हैं उनके बीच में संबंधों को बताता है। नेतृत्व की जो शैलियां हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, शैलियां में से एक शैली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। नेतृत्व की 3 शैलियां होती है बेटा, 3 स्टाइल होते हैं। लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, लीडरशिप स्टाइल, ठीक है ना। तो पहला है निरंकुश नेतृत्व शैली, जिसको नेता केंद्रित शैली भी बोलते हैं। पहला क्या है, निरंकुश नेतृत्व शैली, जिसको नेता केंद्रित शैली भी बोलते हैं। दूसरा जनतंत्रीय नेतृत्व शैली, जिसको हम समूह केंद्रित नेतृत्व शैली भी बोलेंगे। तीसरा है स्वतंत्र नेतृत्व शैली, जिसको हम व्यक्ति केंद्रित प्रणाली भी बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये 2 नाम है, 2 आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं, पहले वाले को समझते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ठीक है ना। फटाफट नोट डाउन कर लो बच्चे। अब आगे देखिए बच्चे, पहला आपके पास है निरंकुश नेतृत्व शैली, ठीक है ना। ये होता क्या है, तो समझ लो निरंकुश नेतृत्व शैली से अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता का रुझान
पूरे कार्यक्रम को यानी जितना भी काम होना है वो सब कुछ को स्वयं ही करने की ओर होता है। यानी इसने बोला निरंकुश नेतृत्व शैली से अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता का जो रुझान होता है, जो उसके जो मन की जो बात होती है वो ये होता है कि वो पूरे कार्यक्रम को ना स्वयं ही करने की ओर होता है। मतलब जैसे मान के चलो कि जैसे हिटलर टाइप का कॉन्सेप्ट कि मतलब जो मैं बोलूंगा बस वही करना है, बाकी नीचे जो उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनकी सुननी ही नहीं है। तो इसी वाला कॉन्सेप्ट ये है कि सारा का सारा जो मेन खेल करेगा, सारा काम जो करेगा वो नेतृत्व वाला जो लीडर होगा ना वो करवाएगा। ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग में दूसरे को इन्वॉल्व करेगा ही नहीं, सब कुछ एक ही बंदा क्या पूरा पूरा गेम खेलेगा। ठीक है ना। तो उसने बोला निरंकुश नेतृत्व शैली से अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता का रुझान, जो नेता का जो रुझान है वो पूरे कार्यक्रम को स्वयं ही करने की ओर होता है, कि वो खुद ही उसको हैंडल करेगा, किसी और से कोई भी उसको ना हेल्प चाहिए ना उसको किसी और की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्लियर। उसने बोला निरंकुश नेतृत्व शैली की उपयोगिता, यानी ये जो शैली है कहाँ पे उपयोगी है, कहाँ पे ये सही लगेगी, कहाँ पे इसका यूज हो सकता है। तो उसने बोला यह शैली वहां उपयोगी है जहां पर जो आपके अधीनस्थ है वो अशिक्षित हो, यानी जो आपके जो अंडर काम कर रहे हैं वो बेचारे वो अनपढ़ है, अशिक्षित है। तो ऐसे केस में क्या उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सारा काम कौन हैंडल करेगा, जो पढ़ा लिखा नेता होगा बस वही। ठीक है ना। दूसरा, अगर आपके अधीनस्थ अनुभवहीन है, उनमें अनुभव ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वहां पे भी ये वाली शैली लग जाएगी। उसके अलावा जहां निर्णय के लिए यानी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत कम समय उपलब्ध है, यानी जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो टाइम है बहुत कम हो, तो वहां पे आपको यही यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर देखो बहुत कम टाइम है तो नेता खुद से जो डिसीजन लेगा वही फाइनल माना जाएगा। बट अगर आपका बहुत सारा टाइम है तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है, फिर जो और भी शैली है उन पे जाओ, क्योंकि वहां पे दूसरों से पहले पूछा जाएगा उसके बाद डिसीजन मेकिंग की जाती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तो दूसरों से पूछना नहीं है, तो ऐसे केस में क्या यहाँ पे आप तभी जा सकते हो जब आपके बहुत कम टाइम है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो इस वाली शैली को। क्लियर हो गया। ध्यान से पढ़ना बेटा। देखो उसके जो पॉइंट्स है ना, आपको एक एक पॉइंट को ना याद रखना माइंड में, क्योंकि जब इसके ऊपर केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आता है ना तो आपको पहचानना होता है। तो ये जो पॉइंट पता होंगे ना तभी आप इसको पहचान पाओगे। जैसे मान लो केस बेस्ड स्टडी आ गई, उसमें लिखा होगा सबसे पहले ये बताओ ये कौन सी शैली है, ये नेतृत्व की कौन सी शैली है, नेतृत्व की कौन सी स्टाइल है। तो आपको पहले पहचानना है कि ये ऑटोक्रेटिक है जो भी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब ये निरंकुश नेतृत्व शैली है या दूसरी वाली है, तीसरी वाली है, कौन सी वाली है। तो जब आप उसको पहचान लोगे उसके बाद वो उसकी हानियां, लाभ, विशेषताएं ये सब पूछता है। क्लियर हो गया। तो पहले आपको पहचान करना होगा कि वो शैली कौन सी है। अगर उसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर दिया है कि इस शैली के बारे में बताओ तब तो कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं लिखा कि इस शैली के बारे में बताओ, पहले शैली पहचानो उस केस बेस्ड स्टडी से, फिर दिक्कत हो सकती है। वो तभी पहचान पाओगे जब आपको उसके अंदर का कंटेंट पता होगा। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको क्या पता कि जो निरंकुश नेतृत्व शैली है उसकी उपयोगिता क्या है, यानी वो कहाँ पे उपयोगी है, वो वहां पे उपयोगी जहां पे अधीनस्थ अशिक्षित है, जो आपके अधीनस्थ है वो अनुभवहीन है, जहां निर्णय के लिए बहुत कम समय उपलब्ध है, जहां नेता समूह का सबसे विद्वान सदस्य है, नेता ही समूह का सबसे विद्वान सदस्य है। ठीक है। इसका मतलब नेता के पास जो है केंद्रित सत्ता है। क्या है? केंद्रित सत्ता है। ठीक है ना। उसके अलावा जहां आपको लगता है संदेश वहन कैसे करना है, केवल नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर। जो नेता ने बोला बस वो नीचे वालों को मानना है, नीचे से ऊपर संदेश वहन नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर से नीचे जाएगा, वहां के लिए उपयोगी है। क्लियर हो गया। उसके अलावा निरंकुश नेतृत्व शैली के लाभ क्या है? लाभ यह है कि इसमें शीघ्र व स्पष्ट निर्णय लेने में सहायक, बहुत जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेने में क्या होती है, सहायक होता है। ये वहां पे उपयोगी है जहां पे कम शिक्षित कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, जहां पे जो कर्मचारी कम शिक्षित है वहां के लिए बहुत अच्छा है। कम अनुभव वाले कर्मचारियों के लिए आवश्यक है ये, और संतुष्टिपूर्ण कार्य होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन यानी जो वर्क की परफॉर्मेंस के लिए कड़े नियंत्रण, जो कर्मचारियों द्वारा जो कार्य निष्पादन है वो कड़े नियंत्रण में किया जाता है, नहीं पूरे अच्छा खासा कंट्रोलिंग होगी उसमें तो किया जाता है। क्लियर हो गया। जबकि निरंकुश नेतृत्व शैली की हानियां क्या है कि यहाँ पे पक्षपात की संभावना होती है। नेता ऐसा कर सकता है कि जो उसको चाहने वाले नेता के या फिर जो उसके मतलब कुछ जो वो चापलूस टाइप के लोग होते हैं ना, उनको क्या नेता बोलेगा मैं तुम्हें काम सौंप रहा हूँ, बस तुम मुझे बताते रहना क्या क्या हो रहा है। तो इन पक्षपात देखने को मिल सकता है, नेता किसी के साथ कुछ और किसी के साथ कुछ बन सकता है। ठीक है ना। जबकि यहाँ पे कर्मचारियों के द्वारा विरोध भी किया जाता है। क्यों किया जाना? क्योंकि कर्मचारी का अपना कोई काम नहीं है, कर्मचारी को ऐसा मशीन की तरह यहाँ पे यूज किया जाता है, तो कर्मचारी द्वारा विरोध किया जा सकता है यहाँ पे, किया जाता भी है। ठीक है। क्योंकि वो केवल बेचारे मशीन की तरह काम करते हैं, बाकी की डिसीजन मेकिंग में इनका कोई हेल्प मतलब इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं है, और किसी भी चीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनकी। और यहाँ पे अभिप्रेरण की कमी भी होती है, यानी इनके मोटिवेशन की भी क्या होती है, कमी होती है।
अगर मान के चलो आपसे पेपर में इसकी विशेषताएं पूछ ले तो बेटा विशेषता इन्हीं में से इन्हीं पॉइंट को मेल जोल करके कुछ पॉइंट आप विशेषता में लिख लेना, विशेषता अलग से लिखवा करके, मैं इस कंटेंट को बढ़ाना नहीं चाहता, इसी में से मिला के आप लिख सकते हो, विशेषता इन्हीं से बन जाएगी बेटा। जो आपने पॉइंट पढ़े 5 ये और 5 4 9 पॉइंट है, 9 में से कुछ 6 पॉइंट लिख लेना, 4 पॉइंट लिखना, विशेषता अपना बन जाएगी। क्लियर है? तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि निरंकुश नेतृत्व शैली से अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता का जो रुझान है पूरे कार्यक्रम को स्वयं ही करने की ओर होता है। ये वहां उपयोगी होता है जहां पे अधीनस्थ अशिक्षित होते हैं, जहां पे अधीनस्थ अनुभवहीन होते हैं, जहां पे निर्णय लेने के लिए बहुत कम समय उपलब्ध होता है, जहां पे संदेश पान केवल ऊपर से नीचे की ओर करना होता है, ठीक है ना, यानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है ना, ना इधर उधर जा सकता है, जहां नेता समूह का सबसे विद्वान सदस्य और नेता के पास क्या केंद्रित सत्ता हो, ठीक है ना, और लास्ट मैंने बता ही दिया जहां पे संदेश पर ऊपर से नीचे की ओर जाना चाहिए। यहाँ पे ये लाभ कहाँ पे, नेतृत्व शैली की जो नेतृत्व शैली है, निरंकुश नेतृत्व शैली के लाभ क्या है, यहाँ पे शीघ्र व स्पष्ट निर्णय लिए जा सकते हैं, कम शिक्षित अगर आपके यहाँ कर्मचारी है तो वहां के लिए आवश्यक है, कम अनुभव वाले व्यक्तियों कर्मचारियों के लिए ये आवश्यक है, असंतुष्टिपूर्ण यहाँ पे कार्य होता है क्योंकि यहाँ पे जो कार्य निष्पादन होता है वो कड़े नियंत्रण में किया जाता है, यहाँ पे पक्षपात की भावना देखने को मिल सकती है, पक्षपात की संभावना, उसके अलावा कर्मचारी द्वारा विरोध किया जाता है यहाँ पे, और अभिप्रेरण की यानी मोटिवेशन की क्या होती है यहाँ पे कमी होती है। तो बेटा ये पहले वाला था जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे। आगे देखिए बेटा, अब अगला हमारा है जनतंत्रीय नेतृत्व शैली क्या होती है। तो उसने बोला जनतंत्रीय नेतृत्व शैली से अभिप्राय उस शैली से है जिसमें नेता कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले यानी जो फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करता है। इसका मतलब देखो पहले वाले में क्या था कि वो किसी से भी विचार विमर्श नहीं करेगा, वो सब चीज खुद से करेगा, पहले वाला ये था निरंकुश वाला, ठीक है ना। बट ये जनतंत्रीय है, इसका मतलब यहाँ पे जनता से जो उसके फॉलोवर है उससे वो पहले पूछताछ करेगा, उनसे भी बातें करेगा, उनको भी इन्वॉल्व करेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब दोनों ही यहाँ पे जरूरी है। पहले वाले में तो सिर्फ नेता था, अधीनस्थों को पूछ नहीं रहा था, इस वाले में नेता भी और अधीनस्थ दोनों है, ठीक है। तो उसने लिखा जनतंत्रीय नेतृत्व शैली से अभिप्राय उस शैली से है जिसमें नेता कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करता है। और जनतंत्रीय नेतृत्व शैली की उपयोगिता क्या है, यह शैली वहां उपयोगी है, वहां पे ये इसका यूज होता है जहां पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय हो। एक तो जो आप डिसीजन मेकिंग करने वाले हो उसके आपके पास बहुत टाइम है, अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो पहले वाली सही है, बट अगर टाइम है तो आप इस वाले पे जा सकते हो। नंबर 2, जहां पर प्रत्येक की भूमिका, कि जहां मैंने यहां लिख दिया ना तो वो सेंटेंस जुड़ रहा था, जहां प्रत्येक की भूमिकाएं स्पष्ट हो, यानी प्रत्येक का रोल जो है ना कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, ठीक है, प्रॉपर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पष्ट हो रही होगी, वहां पे ये उपयोगी हो जाता है। क्लियर है? नेता निर्णय में अधीनस्थों की भागीदारी के लिए, जहां नेता निर्णय में अधीनस्थों की भागीदारी के लिए तैयार हो, कि वो भी क्या है उनको भी इन्वॉल्व करने को तैयार हो रखा हो। तो ये कहां उपयोगी है, जहां पे निर्णय लेने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। नंबर 2, प्रत्येक की भूमिका, जहां पर प्रत्येक की भूमिका स्पष्ट है, प्रत्येक का जो रोल है ना वो पहले से डिफाइन है आपका कि ये चीज करेगा। क्लियर? जहां नेता निर्णय में अधीनस्थों की भागीदारी के लिए तैयार है कि अधीनस्थ भी भागीदारी करेंगे, वो भी इन्वॉल्व होंगे। जहां खुला संदेश वाहन हो, मैंने यहाँ जहां लिख दिया, ठीक है, वैसे जहां यहाँ लिखा हुआ है तो वो जोड़ देगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहां लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो यहीं से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। बाकी अगर आप सब में जहां लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां खुला संदेश वाहन हो, और इसने बोला जहां समूह सदस्य यानी जो समूह का जो सदस्य है वो क्या है, चतुर हो, क्या हो, चतुर हो, और अपने ज्ञान को बांटने को तैयार हो, यानी समूह का जो सदस्य है वो चतुर है, क्लेवर है, और अपने ज्ञान को बांटने के लिए क्या है वो तैयार है। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, ठीक है ना। यहाँ पे चतुर का मतलब बेटा स्किल्ड है, स्किल्ड मतलब पढ़ा लिखा बहुत अच्छा बंदा है और वो अपने ज्ञान को बांटना चाहता है, ठीक है, बांटने को तैयार है। यहाँ पे ये है चतुर का मतलब स्किल्ड है, ठीक है, स्किल्ड कर देना वहां पे इंग्लिश में स्किल्ड। इसके लाभ क्या है, गुण क्या है, तो लाभ यह है कि यहाँ पे उच्च मनोबल की प्राप्ति होती है, प्रबंधक और जो उसके अधीनस्थ है दोनों का जो मनोबल होता है बहुत ऊंचाइयों पे होता है, काफी अच्छा रहता है। तो उच्च मनोबल की प्राप्ति, क्योंकि कर्मचारी को भी लगता है कि यार ये मुझसे भी पूछ रहा है, मुझसे भी पूछ रहा है, तो थोड़ा सा अभिप्रेरण भी रहता है इसमें, क्या रहता है, मोटिवेशन भी रहता है। तो अभिप्रेरण, ये इसको आप अभिप्रेरण जो है इसमें बना रहेगा, उच्च मनोबल की प्राप्ति रहती है, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, और रचनात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होता है। यानी जो रचनात्मक, अगर आप कंस्ट्रक्टिव कोई वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास पर्याप्त समय यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उच्च मनोबल की प्राप्ति, अभिप्रेरण में यहाँ पे अभिप्रेरण बना रहता है, एम्प्लॉय मोटिवेशन बना रहता है, कार्यकुशलता में वृद्धि रहती है, और रचनात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त समय यहाँ पे उपलब्ध रहता है। जबकि दोष ये है कि यहाँ पे ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या होंगे, शिक्षित अधीनस्थों की आवश्यकता, पढ़े लिखे बंदे होंगे ना तो ही ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना।
निर्णय लेने में यहाँ पे देरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी, सबको इन्वॉल्व करेंगे, सबसे पूछेंगे, बात करेंगे, तब जाके डिसीजन लिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा निर्णय लेने में देरी हो जाती है। प्रबंधकों में उत्तरदायित्व की कमी, प्रबंधक यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ा वो बचते भी है, क्यों वो बचते, प्रबंधक बोलते हैं ये तो इस वाले अधीनस्थ ने लिया था डिसीजन, ये तो इसने किया तो इसकी गलती, मेरी गलती नहीं है। तो प्रबंधक क्या अपने उत्तरदायित्व को निभाते नहीं ढंग से यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने को मिलता है प्रबंधक जो उत्तरदायित्व से क्या होते हैं, बचते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? फटाफट से नोट डाउन करो जरा से, मैं इतना मिटा दूं नीचे का पोर्शन। आप नोट डाउन कर लिया ना आपने, वरना वीडियो पीछे करके बेटा नोट डाउन कर लो पहले। आप जरा आगे देखना बेटा जरा ध्यान से, ठीक है ना। आपने ऊपर का उतार दिया था, नीचे का मैंने थोड़ा मिटा दिया। ये जो डायग्राम भी थोड़ा ध्यान रख लो, कई बार डायग्राम भी बना हुआ आ जाता है पेपर में और पहचानना पड़ जाता है कि कौन सा स्टाइल है। देखो इस वाले में लीडर ऊपर है, बाकी सब नीचे है, यानी ऊपर से नीचे की ओर संदेशवान जा रहा है और लीडर ऊपर है बेटा, देखो ये रहा, ठीक है ना। अधीनस्थ नीचे है ये, ठीक है। तो ये वाला आपका निरंकुश होता है इस टाइप का। और जनतंत्र में क्या होता है, जैसे लीडर बीच में है, ठीक है ना। अब एरो देखो दोनों तरफ है, लीडर बी की भी सुनेगा और बी लीडर की भी सुनेगा, ठीक है। तो बी लीडर की भी सुन रहा है और लीडर बी की भी सुन रहा है, ऐसे ही लीडर ए की भी सुनेगा और ए लीडर की भी सुनेगा। तो दोनों तरफ एरो जा रहे हैं, देखो पहले मैंने ए बी सी डी बनाया, दोनों तरफ एरो एरो मारे हैं। फिर ये आपस में भी डिस्कशन होता है, आपस में भी डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉपर तरीके से एक तरह से लोकतंत्र वाला टाइप होता है ना, जैसे भारत देश में लोकतंत्र उस टाइप का, तो कोई बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है ना। जनतंत्र में क्या होता है, हर एक दूसरे से पहले ढंग से विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो लीडर यहाँ पे बीच में आ रहा है, सबसे पूछताछ करेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा। इस टाइप का डायग्राम अगर आएगा तो जनतंत्री है। अगर ऐसा आता है लीडर बिल्कुल अलग से अलग थलग ऊपर पड़ा हुआ और उसके नीचे बंदे हैं, तो ये निरंकुश वाला है, ठीक है। अभी तीसरी वाला भी आने वाला है, जिसमें लीडर तो किसी से मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। अभी तो जुड़ा हुआ भी है, कम से कम यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे अधीनस्थ आ रहे हैं, इसमें लीडर बीच में, सब जगह अधीनस्थ है, इसके साथ के काम करने वाले, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गए, ठीक है। पार्ट नंबर जो अगला आएगा ना, उसमें मैं आपको अगली लीडरशिप स्टाइल बताऊंगा और संदेशवान भी स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।